सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ परेड और झांकियों का नहीं है, बल्कि उस संविधान को सलाम करने का दिन है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। और आज के इस खास मौके पर हम 2026 के भारत की एक गहरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे, उन सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे जो हमारे देश के भविष्य को एक नया आकार दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज 26 जनवरी है और इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को समझने के लिए हम कुछ सबसे जरूरी करंट अफेयर्स का विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ खबरें नहीं हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि भारत आज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आज के इस सेशन के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले गणतंत्र के असली मतलब को समझेंगे, क्योंकि यही तो हमारे देश की नींव है। फिर हम देखेंगे कि इस नींव पर शासन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के पिलर्स कैसे बनाए जा रहे हैं। और आखिर में इन सभी डॉट्स को जोड़कर भारत के भविष्य की एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। गणतंत्र का अर्थ। हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि गणतंत्र शब्द का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है जो हमारे देश की बुनियाद में है। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये टाइमलाइन हमारी यात्रा के 3 सबसे जरूरी पड़ावों को दिखाती है। 15 अगस्त 1947 हमें आज़ादी मिली, लेकिन एक आज़ाद देश को चलाने के लिए कायदे कानून की एक किताब चाहिए थी, यानी एक संविधान। इसे बनाने में करीब 2 साल लगे और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब ये संविधान लागू हुआ और भारत असल मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। तो गणतंत्र का सार क्या है? बहुत ही सीधा सा मतलब है कि सत्ता किसी राजा या रानी की विरासत नहीं है, बल्कि ये सीधे जनता के हाथों में है। हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही हमारे लिए फैसले लेते हैं। शासक खानदान से नहीं, बल्कि जनादेश से चुने जाते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हमने गणतंत्र के तौर पर 76 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ये समारोह 77वां है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गिनती 1950 से ही शुरू हो गई थी, जो कि पहला गणतंत्र दिवस था। इस साल का गणतंत्र दिवस 2 वजहों से बहुत खास है। पहली, इसकी थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को एक श्रद्धांजलि है। और दूसरी, हमारे मुख्य अतिथि इस बार यूरोपियन संघ के 2 सबसे बड़े नेता एक साथ आ रहे हैं। ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच गहरे होते रिश्तों का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं, बल्कि एक मजबूत डिप्लोमैटिक मैसेज है। ठीक है, तो अब जब हमने गणतंत्र का सिद्धांत समझ लिया है, तो देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। इस सेक्शन में हम गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ हालिया डेवलपमेंट्स पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े सम्मान की। हर साल देश के किसी एक पुलिस बल को उनकी बेहतरीन सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार दिया जाता है, और 2026 में ये सम्मान मिला है सिक्किम पुलिस को। इसके साथ ही सिक्किम ये सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन गया है। ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली अवार्ड नहीं है। ये किसी भी पुलिस फोर्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये उनकी बहादुरी, उनकी ड्यूटी के प्रति उनके समर्पण को दी गई एक राष्ट्रीय मान्यता है। ये सम्मान उस राज्य की कानून व्यवस्था की मजबूती का भी प्रतीक है। गवर्नेंस में सिंबल्स यानी प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। उत्तर प्रदेश में राजभवन का नाम बदलकर जन भवन करना इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये एक संदेश देने की कोशिश है कि सत्ता का केंद्र कोई राजा नहीं, बल्कि जनता है। और ये पूरे देश में गवर्नर्स के घरों के नाम में एक रूपता लाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। एक मजबूत गणतंत्र के लिए एक मजबूत विधायिका यानी हमारे संसद और विधानसभाओं का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, और इसकी थीम देखिए, मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। ये थीम साफ साफ बताती है कि देश की तरक्की सीधे तौर पर हमारी विधायी संस्थाओं के काम करने के तरीके से जुड़ी हुई है।
एक गणतंत्र की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपने देश और नागरिकों की रक्षा करना। तो अब हम नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भारत के कुछ बड़े कदमों पर ध्यान देंगे। ये कदम देश की सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी 1 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान रहा। किश्तवाड़ का इलाका अपनी भौगोलिक बनावट के कारण बहुत संवेदनशील है। इस ऑपरेशन का सीधा मकसद था जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के विदेशी आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना, जो इलाके में अशांति फैलाना चाहते थे। इस ऑपरेशन की सफलता का सबसे बड़ा राज था अलग-अलग सुरक्षा बलों के बीच का शानदार तालमेल। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, इन तीनों ने मिलकर इस मुश्किल मिशन को पूरा किया। उनका मकसद सिर्फ आतंकियों को खत्म करना नहीं था, बल्कि उन मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बने उनके ठिकानों को भी पूरी तरह से नष्ट करना था। चलिए, अब बात करते हैं कूटनीति की। हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की एक बहुत ज़रूरी पहल है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव या IPOI। और हाल ही में एक बड़ी खबर ये है कि स्पेन भी इस पहल का हिस्सा बन गया है। ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूरोप के देश भी इस क्षेत्र में भारत की लीडरशिप को मान रहे हैं। तो ये IPOI आखिर है क्या? इसे भारत ने 2019 में लॉन्च किया था। ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि ये एक सहयोगी मंच है। इसका मकसद है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को एक ऐसा एरिया बनाना जो सबके लिए खुला हो, स्वतंत्र हो और नियमों पर आधारित हो, ताकि समुद्री व्यापार और आवाजाही सबके लिए सुरक्षित हो। किसी भी देश का भविष्य उसकी आर्थिक और तकनीकी ताकत पर निर्भर करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के क्षेत्र में अपना भविष्य कैसे बना रहा है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत स्पेस जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को आगे आने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। आइए इसे 2 हालिया केस स्टडीज से समझते हैं। पहला उदाहरण है गुजरात के सानंद का, जहां भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट की नींव रखी गई है। ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि अब तक ये पूरा सेक्टर मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रण में था। अजिस्ता एरोस्पेस का ये प्लांट देश में ही सैटेलाइट बनाने की प्रक्रिया को तेजी देगा, जिससे हमारी अंतरिक्ष क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। और दूसरा उदाहरण है भारत का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर बनाया जा रहा है। इसमें 12 सैटेलाइट्स होंगे जो पृथ्वी की हाई क्वालिटी तस्वीरें लेंगे। इन तस्वीरों का इस्तेमाल खेती से लेकर आपदा प्रबंधन और शहर की प्लानिंग जैसे कई जरूरी कामों में किया जा सकेगा। अब आते हैं इकोनॉमी पर। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रिपोर्ट दिखाती है कि भारतीय कंपनियां दुनिया में अपनी पहचान कैसे बना रही हैं। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है और दुनिया में इसकी रैंक 61वीं है। वहीं इन्फोसिस 150वें स्थान पर है, जो भारत के IT सेक्टर की ताकत को दिखाता है। और अगर हम ग्लोबल पिक्चर देखें तो ये चार्ट साफ बताता है कि दुनिया पर टेक्नोलॉजी कंपनियों का राज है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल टॉप 3 पर काबिज हैं। ये दिखाता है कि आज के दौर में असली आर्थिक शक्ति टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से ही आती है। एक देश की पहचान सिर्फ उसकी इकोनॉमी या मिलिट्री से नहीं होती, बल्कि उसकी संस्कृति और समाज से भी होती है। तो इस खंड में हम भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों और पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहलों पर नजर डालेंगे। साहित्य की दुनिया में बनारस लिट फेस्ट 2026 में जानी मानी लेखिका नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारतीय साहित्य में उनके शानदार योगदान को एक सम्मान है। इस फेस्ट में ममता कालिया और अभय के जैसे दूसरे बड़े लेखकों को भी सम्मानित किया गया। पब्लिक हेल्थ के मोर्चे पर तंबाकू कंट्रोल को लेकर 2 बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग अप्रोच देखने को मिले। ओडिशा ने गुटखा और पान मसाला समेत सभी तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने एक अनोखा जेनरेशनल बैन लगाया है। इसके तहत 2007 के बाद पैदा हुई किसी भी इंसान को तंबाकू बेचना गैर कानूनी है। ये आने वाली पीढ़ियों को बचाने की एक बहुत दूर की सोच है। और अब पशु कल्याण की दिशा में एक बहुत ही अच्छी खबर। पंजाब ने लुधियाना में राज्य की पहली डॉग सैंक्चुरी खोली है। इसका मकसद सिर्फ आवारा कुत्तों को एक सुरक्षित घर देना नहीं है, बल्कि उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन के जरिए शहर में कुत्तों के काटने की घटनाओं को भी कम करना है।
तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा के बाद हम आज के इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। आइए एक बार फिर उन मुख्य बातों पर नजर डालते हैं जिन्हें समझना सबसे जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो आज की चर्चा से ये साफ है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम अपनी गणतांत्रिक पहचान का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। स्पेस जैसे भविष्य के सेक्टर्स में प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर पर भी पूरा ध्यान है। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जैसे जैसे स्पेस और डिफेंस जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है, भारत के भविष्य के लिए कौन से नए अवसर और कौन सी नई चुनौतियां पैदा होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में भारत की दिशा तय करेगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।